चित्रगुप्त, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें कैमरा भगवान शिव की तीसरी आंख जितना तेज हो और बैटरी वैसी जो कलयुग की बातों को भी सह सके। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ राधिका मोबाइल्स, जहाँ सिर्फ फोन ही नहीं दिल भी बिकते हैं। स्वर्ग की गंगा छोड़ अब चल पड़े हैं यमराज और चित्रगुप्त मृत्यु नहीं मोबाइल का अनुभव लेने, जहाँ पर मोबाइल कम दिल ज्यादा मिलते हैं। दुकान पर आते ही उनकी नजर कोने में चमक रही LED टीवी पर पड़ती है, जिस पर लिखा है दिल से डाटा तक यहाँ सब मिलेगा। वहीं बगल में 24 वर्ष की राधिका हल्की मुस्कान लिए खड़ी है। वेलकम टू राधिका मोबाइल्स। कहिए क्या चाहिए, 5G मोबाइल या 4G वाला दिल का कनेक्शन? हमें एक ऐसा फोन चाहिए जो नजरें चुराए नहीं मिलाए, जिसकी रिंगटोन में बांसुरी की सुरीली धुन हो। महाराज, आप यहाँ मोबाइल लेने आए थे या संगीत सुनने? स्वर्ग से निकले थे मोबाइल खरीदने, लेकिन फंस गए प्रेम लोक के माया जाल में। लगता है स्वर्ग में वाईफाई से कनेक्ट नहीं हुआ था, अब दिल से हो गया है। ये सुनते ही यमराज का चेहरा पहली बार नरम पड़ता है। ये वाला मोबाइल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। कैमरा है 200 MP और इसमें फेस ID है और सबसे जरूरी गर्लफ्रेंड ट्रैकिंग मोड भी है। हम यमराज हैं, ट्रैक हम करते हैं। आत्मा को हमें किसी ट्रैकर की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर दिल की आत्मा को पहचानिए महाराज जी। किसी ने कहा है कि जो इंसान आँखों में झांके बिना प्राइस पूछे वो या तो अमीर होता है या दिल से कमजोर। ये लीजिए, ये फोन पकड़िए और इसका फ्रंट कैमरा चालू कीजिए। तभी यमराज फोन पकड़ते हुए राधिका के साथ पाउट बनाते हुए सेल्फी लेते हैं। अरे, पहली ही तस्वीर में हम साथ आ गए। फोन ने क्या भविष्यवाणी कर दी। इतिहास गवाह है, महाराज कभी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते सिवाय यम द्वार पर। ये तस्वीर नहीं, महाराज की प्रेम कहानी का पहला पन्ना है। मेरा नाम राधिका है। माँ गुजर चुकी है और पिता को दिल की बीमारी है, इसलिए काम भी करती हूँ और सपने भी देखती हूँ। हम मृत्यु के देवता हैं, पहली बार अपने दिल की धड़कन को बचाना चाहेंगे। महाराज, ये 2025 है। अब नंबर देने से पहले रील्स पर टैग करना पड़ता है। तो फिर अगली रील में क्या कैप्शन डालें? डेथ गॉट अ क्रश। टैगलाइन डालो, यमराज इन लव, स्वर्ग में सिग्नल फुल है। ये वही मुस्कान थी जिसने त्रिलोक के सबसे गंभीर देवता को हंसना सिखा दिया। अब प्रेम का नया अध्याय खुल चुका था, जहाँ यमराज भी इंसानों की तरह एक मैसेज के लिए व्याकुलता से इंतजार करने लगे। महाराज, आज तो चेहरे पे चांदनी सी चमक है। लगता है 5G से दिल कनेक्ट हो गया। अब तो यमलोक में भी वैलेंटाइंस डे की छुट्टी रखनी पड़ेगी। प्यार जब यम को लग जाए, समझो पृथ्वी को अब मजा आने वाला है। सुबह सुबह राधिका दुकान सजा रही है। तभी यमराज आते हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर और राधिका से कहते हैं, राधिका, ये गुलाब नहीं, यमलोक का आदेश है कि हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू हो। वाह महाराज, आज तो आप बहुत ही रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। कहीं यमराज बनकर यमीराज तो नहीं बन रहे हैं? पहले तो प्रलय लाते थे, अब प्रपोजल लाने लगे हैं। घोर कलयुग है। अगर यमराज इश्क में पड़ जाएं, तो समझो टिंडर वालों की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। हसमुख लैपटॉप सेट कर रहा है। यमराज अपनी गदा के साथ पोज मार रहे हैं। तभी यमराज के कानों में हसमुख की आवाज आती है। महाराज, आज हम बनाएंगे एक धमाकेदार रील, #लव फ्रॉम यमलोक के साथ। गदा घुमाऊं या हल्के से मुस्कुराऊं? दिल तो चाहता है राधिका के नाम से स्वर्ग की इंस्टा ID बना दूं। रील बना लो महाराज, पर भूलना मत, सच्चे प्यार में लाइक्स नहीं, टाइम लगता है। हे राधिका, स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए हैं मैंने, क्योंकि अब मेरा स्वर्ग सिर्फ तुम्हारी आंखों में है। महाराज, अब आप सिर्फ मौत के देवता नहीं, मोहब्बत के मैसेंजर हो। ये कौन है जो महाराष्ट्र में बिना मराठी बोले फेमस हो रहा है? अरे, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। साहब, ये तो इंस्टा पे रील्स बना रहा है, वो भी मराठी में भी नहीं।
बाइकआउट करना पड़ेगा। चलो यमराज की रील को रिपोर्ट करो और उसका गदा छीन लो। रुको, बास साहब मीटिंग में हैं। आज हम उनकी मुलाकात मृत्यु से करवाने वाले हैं। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमें रोकोगे? अरे तो वही है इंस्टाग्राम वाला मजनू। हम इंस्टाग्राम पर नहीं, प्रेम ग्राम पर आते हैं और तुम्हारे जैसे डर फैलाने वालों को अनफॉलो करने के लिए। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, अगर पृथ्वी पर रहना है तो प्रेम बोलना पड़ेगा। भाषा का बंधन नहीं, भावना का संगम होना चाहिए। हमने बहुतों को डरा के भगाया है और हमने तुम जैसों को मौत के डर से मोहब्बत सिखाई है। चलो अब तुम्हें भी एक रील में डालते हैं। ठीक है, आज से तुम मराठी नहीं प्रेमपंथी यमराज कहलाओगे। महाराज ये देखिए, स्वर्ग में भी अब लोग रील्स बना रहे हैं। नारद जी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। प्रेम की लहर बह चुकी है, अब हम लोग भी लव लोग बन चुका है। जब प्रेम और तकनीक साथ चले तो कई दिल जुड़ते हैं, लेकिन उसी प्रेम को तोड़ने आ सकता है एक हैकर दिल तोड़ू। अब यमलोक में काउंटर है, जहां आत्माएं लव प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए यमराज के पास आती है। यमराज के गले में गुलाब की माला टंगी है और सामने बोर्ड पर लिखा है लव लोक हेल्प डेस्क। ये आत्माओं, आज से तुम्हारे दिल की मरम्मत का कार्य यमलोक करेगा। कहो किसका दिल टूटा? किसको व्हाट्सएप में ब्लू टिक आकर भी रिप्लाई नहीं मिला? कौन है जो इंस्टाग्राम की स्टोरी में हार्ट डालकर भी हार्ट से दूर है? महाराज, मेरी गर्लफ्रेंड ने एक ही दिन में 3 बार डीपी बदली। समझ में नहीं आ रहा ये मूड स्विंग है या बॉय स्विंग। बेटा, डीपी बदलना आजकल प्रेम का जीपीएस है। जितनी तेजी से बदले समझो उतनी ही दूर जा चुकी है। महाराज, हमने जीवन भर मृत्यु गिनना सीखा था, अब टूटे हुए दिल गिनने लगे हैं। क्या कलयुग ऐसा ही है? आज सुबह की शुरुआत भूख से हो रही है। पेट भी क्या चीज है जो देवताओं को भी झुका देता है। महाराज, हे महाकाल के दूत, मैं तो कहता हूँ ये धरती की भूख हमसे बड़ा युद्ध लड़वा देगी। यमलोक में तो आत्मा उड़ती है, लेकिन यहाँ तो भूख में होश उड़ जाते हैं। मेरा तो हाल ऐसा हो गया है जैसे बिना दंड दिए जीवन बीत रहा हो। हे चित्रगुप्त, तुमने सही कहा। भूख एक ऐसी अग्नि है जिसे तृप्त करने के लिए स्वर्ग का अमृत भी कम पड़ जाए। चलो पहले इस यम शरीर को ईंधन देते हैं, फिर डिजिटल युद्ध की बात करेंगे। हे धरती माता के अमृत रूपी रसायन, तुझे पीने से न केवल देह बल्कि आत्मा भी जागृत हो जाती है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्यों मनुष्य हर रोज इस कुल्हड़ के लिए लाइन में लगते हैं। ये चाय नहीं, ये तो जीवन की संजीवनी है। साहब, आपकी ये बात सुनकर मेरा 10 साल पुराना दर्द मिट गया। कभी कभी लगता है कि ये चाय मैं नहीं बनाता, ये तो मेरी आत्मा से खुद ही उबलती है। लो, आज की चाय मेरी तरफ से, क्योंकि आपने उसे सम्मान दिया जो दूसरों के लिए सिर्फ आदत है। मुझे भी एक कप दीजिए, लेकिन उसमें अदरक की मात्रा थोड़ी अधिक रखना, क्योंकि यमलोक में जितना डेटा मैंने संभाला है उतनी ही सर्दी इस धरती ने दी है। महाराज, अब थोड़ा मुस्कुरा लीजिए और कैमरे के सामने स्टाइल में चलिए। क्या इस यंत्र में मेरी छवि बंद हो जाएगी और फिर संसार में घूमेगी? अच्छा है, मैं समझ गया। मृत्यु तो सबको मिलती है, अब उससे पहले मेरी मुस्कुराहट भी मिलनी चाहिए। ये रहा मेरा स्टाइल। गधा नहीं, अब डेटा का दौर है। कैमरा उधर घुमाइए शर्मा जी, मुझे भी टैग करिए और हमारी आईडी है @Lord of Leisure। बाबूजी नमस्ते, आपकी बनाई रील ने मुझे रातों रात स्टार बना दिया है। अब मैं सिर्फ भिखारी नहीं रहा, भिखारी वर्सेस ब्लॉगर हूँ। स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है। एक साबुन कंपनी ने कहा है कि आपके जैसे लोग ही असली इन्फ्लुएंसर हैं। भविष्य तो वही है जो हम बना दें।
पर ये मानव खुद ही अपना भविष्य बना रहा है, और वो भी मोबाइल से। जैसे ही रील वायरल होती है, बिजली चली जाती है। अरे बाप रे, बिजली चली गई और मेरी टिकटॉक रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई। अब तो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट नहीं कर सकते। महाराज, ये मृत्यु से भी भयंकर संकट है, बिजली का जाना। लगता है धरती पर सबसे बड़ा देवता अब बिजली है, जिसके जाने से मानव तड़पने लगता है। शर्मा जी जनरेटर स्टार्ट करते हैं। दुकान में रोशनी लौटती है। बच गए, अब समझ आया। घर में भूत हो या स्वर्ग से यमराज आए हों, पर बिजली ना हो तो रील नहीं बनती। चलो चित्रगुप्त, आज हमने एक और सत्य जाना। इस युग में श्रद्धा नहीं, नेटवर्क ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, अब अगला कदम है डिजिटल यमलोक की स्थापना। उसके लिए हमें एक लैपटॉप चाहिए और शायद एक इंस्टाग्राम आईडी भी। ठीक है चित्रगुप्त, ये चाट और चाय ने हमारे मस्तिष्क को अपडेट कर दिया है। अब हमें टेक्नोलॉजी में प्रवेश करना होगा। चलो, अब हम EMI पे एक लैपटॉप लेते हैं। माँ, तुम्हें फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर काम करने मत जाया करो। मेरे स्कूल में मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटे, तेरे बाप ने शराब पीने के लिए हमारी सारी जमीन जायदाद बेच दी। लोगों के घर काम करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तू चिंता मत कर, जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। बेटा, सब्जी नहीं थी तो सिर्फ दाल और चावल बनाई हूँ। रुक, मैं लाती हूँ। दया देवी थाली में दाल और चावल लेकर आती है। तभी लखन काम करके घर आता है तो दया देवी कहती है, आ गया मेरा राजा बेटा, बहुत थक गया होगा काम करके। चल, तू भी खाना खा ले। दया देवी दोनों को खाना परोसती है तो राम कहता है, क्या माँ, तुम भी रोज रोज यही दाल चावल खिलाती हो मुझे? मेरे दोस्त पिज्जा बर्गर खाते हैं, मुझे भी खाना है। जिम्मेदारी के बोझ ने लखन को कम उम्र में ही बहुत समझदार बना दिया है। राम की बात सुनकर लखन कहता है, भैया, माँ के हाथों बने इस दाल चावल में जो स्वाद है वो पिज्जा बर्गर में नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस पिज्जा बर्गर ही खाना है। मैं भूखा सो जाऊंगा, पर ये दाल चावल कभी नहीं खाऊंगा। भैया, इस तरह भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। अभी आप ये खा लो, मैं कल शाम को काम से लौटते समय आपके लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। दूसरे दिन शाम को लखन काम करके घर लौटते वक्त राम के लिए पिज्जा लेकर आता है। देखता है घर पर कोई नहीं है तो वो पड़ोस की राधा चाची से पूछता है, राधा चाची, माँ और राम भैया कहीं दिख नहीं रहे, क्या आपको पता है वो कहाँ हैं? बेटा लखन, राम की तबीयत बहुत खराब है, उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी। तुम्हारी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। इतना सुनते ही लखन के हाथ से पिज्जा गिर जाता है। भागता हुआ लखन हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है राम हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है और बगल में बैठी माँ रो रही है। लखन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरे भैया को क्या हुआ है? पेशेंट को बहुत ही ज्यादा खून की उल्टी होने की वजह से बॉडी में खून की कमी हो गई है। अगर ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। बेटा लखन, अगर राम को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। उसे बचा ले बेटा। तू रो मत माँ, मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ को दिलासा देने के बाद लखन अपने रिश्तेदारों से बात करता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता तो वो थक हार कर ब्लड बैंक जाने का फैसला करता है। मैडम, मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का 1 लीटर ब्लड चाहिए, कितना पैसा लगेगा? 1 लाख रुपए लगेंगे। इतना सुनकर लखन सोचने लगता है, बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजारा हो रहा है, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? अपने भैया को बचाने के लिए मुझे ही खून देना होगा। लखन ब्लड देकर राम के लिए बाहर फल लाने जाता है। तभी बीच रोड पर उसे चक्कर आने लगता है और एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। राम तो ठीक हो जाता है, पर दया देवी लखन के वियोग में तड़पती रहती है। राम पढ़ लिखकर जिला अधिकारी बन गया, लेकिन पैसे के लालच ने उसे एक घूसखोर और निर्दयी इंसान बना दिया है। आज भी उसकी माँ वही टूटी फूटी झोपड़ी में सूखे पेट जिंदगी गुजार रही है। राम अपने ऑफिस में काम कर रहा है
तभी वहाँ एक आदमी आता है। नमस्कार कलेक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं मिश्रा जी? कहिए कैसे आना हुआ? ये लीजिए आपके नए बंगलों की चाबी। आपने हमारा रुका हुआ काम करा दिया तो ये आपका गिफ्ट है। मिश्रा जी चाबी देकर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है जिसका नाम सोनिया है। हेलो मिस्टर कलेक्टर। हेलो जी, कहिए क्या काम है? आई एम सोनिया खन्ना, खन्ना बिल्डर्स की सीईओ। जी सोनिया जी कहिए। मैंने एक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया है, पर मेहता बिल्डर्स के लोग मेरे काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। सोनिया जी मैं आपका काम तो कर दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? बोलिए आपको कितने पैसे चाहिए? देखिए सोनिया जी, पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे पास पैसा बंगला सब कुछ है, पर उस बंगले में आपके जैसी सुंदर महिला नहीं है। तो क्या? अगर आप मेरे साथ लिव इन में रहने को तैयार हैं तो मैं आपका काम करवा दूंगा। सोनिया थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ बोल देती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं मिश्रा जी के दिए हुए बंगले में। सोनिया किसी को फोन करके बंगले पे एक काम वाली बाई भेजने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर दया देवी काम करने के लिए आती है। कोई है घर में? मेम साहब, मैं आपके घर का काम करने आई हूँ। अपनी हालत देख रही है बुढ़िया, सही से काम कर पाएगी तू? जी मेम साहब, मैं कर लूंगी। तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तू काम कर पाएगी, पर तुझ पे रहम खा के काम पे रख लेती हूँ। बता कितना पगार लेगी? मेम साहब, 2 वक्त का खाना दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर में सारी चीजें बहुत कीमती हैं। अगर कुछ भी तोड़ा फोड़ा तो एक टाइम खाना नहीं मिलेगा। दया देवी सोनिया के घर काम करने लगती है, लेकिन ज्यादा उम्र और शरीर में ताकत ना होने की वजह से उनके हाथ से सोनिया का कांच का गिलास टूट जाता है। सोनिया दया देवी को खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोलती है, क्या रे बुढ़िया, मैंने तुझसे पहले भी बोला था ना कि कुछ भी टूटना फूटना नहीं चाहिए। तेरा हाथ टूट गया था क्या, जो एक गिलास भी ठीक से नहीं उठा पाई? निकल जा मेरे घर से। मेम साहब, मुझे मत निकालिए, मुझसे अब कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। निकलती है या और मार खाएगी? मेम साहब, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। एक तो मेरा नुकसान कर दिया और खाने को भी चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, नुकसान किया तो खाना नहीं मिलेगा। तू चुपचाप निकल जा मेरे घर से। सोनिया जैसे ही दया देवी को धक्का देती है, तभी वहाँ पर राम आ जाता है। बेटा राम? क्या कहा तूने? मेरे बॉयफ्रेंड को बेटा बोला? राम, ये घटिया औरत तुम्हें बेटा क्यों बोल रही है? क्या ये तुम्हारी माँ है? हाँ, बदकिस्मती से। देखो राम, इस घर में या तो ये घटिया औरत रहेगी या फिर मैं। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन चाहिए। जिस माँ ने उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, राम ने उसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दूर जाने के बाद दया देवी एक पेड़ के नीचे बैठकर लखन को याद करके रोते हुए कहती है, हे भगवान, तूने मुझे कैसी किस्मत दी है। पति शराब पी पी कर मर गया और जो मेरा सहारा था, मेरा बेटा लखन, उसे भी मुझसे छीन लिया। और ये नालायक, जिसके पैदा होते ही मैंने बड़ी खुशी से इसका नाम राम रखा था, ये मेरा राम नहीं हो सकता बेटा लखन। या तो तू आ जा या फिर मुझे अपने पास बुला ले बेटा। बोलिए माताश्री, आप अपने बेटे राम को क्या दंड देना चाहती हैं? अगर आप कहें तो हम उसे अभी मृत्यु दंड दे देंगे। नहीं महाराज, मैंने हमेशा उसके भले के लिए सोचा है। वो चाहे जैसा हो, पर मेरा बेटा है, मैं उसे दंड नहीं देना चाहती। वाह माते, आपको शत शत नमन। चित्रगुप्त, इन माता जी को स्वर्ग में स्थान दिया जाए। और हाँ,
इस माँ की बची हुई उम्र के 50 साल राम को दे दो, परंतु याद रहे जब तक वो मृत्यु लोक में रहेगा, इस माँ ने जितनी तकलीफ सही है उससे 2 गुना दर्द और तकलीफ उसे मिलनी चाहिए। यही मेरा इंसाफ है।